हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज का टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समस्त शैक्षिक एग्ज़ाम में यह टॉपिक बहुत ही निरंतरता से पूछा जाता है, चाहे सीटीईटी हो, चाहे यूटीटी, चाहे यूपीटीईटी हो, चाहे कोई अन्य टेट एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम में मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चंस की दोस्तों हमेशा से भरमार रहती है। तो यह टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और साथ में क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों काफ़ी वास्ट है, तो इसमें कम से कम 2 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले पार्ट में हम मापन के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले आज हम जानेंगे मापन के बारे में कि मापन क्या होता है। ओके, जनरली दोस्तों हम मापन और मूल्यांकन को एक ही चीज मानते हैं और छात्रों के मन में हमेशा से ये भ्रांति रहती है कि मापन और मूल्यांकन एक ही चीज है। परंतु दोस्तों, मापन एक अलग चीज है, मूल्यांकन एक अलग चीज है। ध्यान रहे, मापन का अर्थ होता है मेजरमेंट से। दोस्तों, यह अंकों से संबंधित है। ओके, जबकि मूल्यांकन काफी विस्तृत है, उसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। अगर हम बात करें दोस्तों मापन की, मापन शब्द का प्रयोग दोस्तों हम प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते हुए आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में अनेक बार औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक ढंग हो, विभिन्न बातों का मापन करता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक दर्जी है या वस्त्र विक्रेता है, वो वस्त्र को माप कर देता है। ओके, फल या सब्जी विक्रेता हमेशा तोल कर फल या सब्जी देता है। डॉक्टर अगर मरीजों के तापमान को मापता है तो उसके लिए थर्मामीटर का उपयोग करता है। इसी तरह से अगर कोई कार चालक है, वो गति के अनुसार ही कार चलाता है। आपके घर में अगर बिजली का बिल आता है तो वो भी विद्युत की खपत को माप कर ही दिया जाता है। तो दैनिक जीवन में ये मापन के बहुत सिंपल से उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये भौतिक चर हैं, जैसे कि इनको मापा जा सकता है मीटर, किलोग्राम में। ओके, तो ये भौतिक चर एक तरीके से मापन के एक तरीके से पार्ट हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, साक्षात्कार के द्वारा भी प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम प्रदान किए जाते हैं। ओके, इसी तरह से व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कोई गुण है उनके अंतर्गत, चाहे वो योग्यता हो या बुद्धि हो, उसके आधार पर भी छात्रों को समूह में बांटा जाता है। ओके, और इसी तरह से अगर आप परीक्षा में उनकी परीक्षा पुस्तिका के आधार पर उनको हम कह सकते हैं, या उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों को जो अंक प्रदान करते हैं दोस्तों, वो भी मापन के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें दोस्तों मापन के अर्थ की, तो मापन से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ अंकित तत्वों के रूप में अभिव्यक्त करना होता है, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंकिक होना चाहिए दोस्तों, कि मापन से तात्पर्य है कि आपने किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तत्वों के रूप में अभिव्यक्त करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, किसी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को ही मापन की क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा कि भाई कैसे हम वस्त्र को मापते हैं, या किसी की हाइट को कैसे मेज़र किया जाता है, किसी के भार को कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये सभी दोस्तों मापन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कोई पहले से ही कोई नियम होगा और उसी नियम के अकॉर्डिंग हम उसको अंकों में बदलेंगे। यानी हमारा उसको मेन मोटिव है कि उसको अंकों के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है ना। तो ये इसकी ज़्यादातर डेफिनेशन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टीवेंस की जो डेफिनेशन है, मापन किन्हीं
निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। देखिए फिर से वही डेफिनेशन है कि यानी मेजरमेंट है, वहाँ पर कोई पहले से नियम होंगे, उनके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। जबकि टाइलर कहते हैं कि मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया। अगेन इन्होंने इसको भी यही माना है कि आप किस तरीके से अंक को प्रदान करते हैं, नियम के अनुसार वही मापन है। इसी तरह से जो आपके हेल्मस्टेडर हैं, इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। थोड़ा सा ये भी डेफिनेशन उसी ओर को मोड़ती है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं या गुणों को आंकिक वर्णन में चेंज या उनका आंकिक वर्णन होता है, ये इनका मानना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि मापन की जो डेफिनेशन है वो है मापन विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक व संगत रूप से संकेत, चिन्ह या आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको मापन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मापन का कार्य यही है कि आपके कोई निश्चित नियम होंगे, उनके अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ओके, इससे दोस्तों गुणों की मात्रा का भी पता चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद मापन के देखिए दोस्तों मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। मापन के कार्य क्या हैं? वस्तुओं को श्रेणी में व्यक्त करता है, इसके बाद यह संख्याओं को श्रेणी में व्यक्त करता है, और यह वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। ये मापन के 3 प्रमुख कार्य हैं। यह वस्तुओं को श्रेणी में व्यक्त करेगा, ओके, हमें पता लगेगा कि वस्तु की कौन सी श्रेणी है। इसके बाद ये संख्याओं को भी श्रेणी में व्यक्त करता है, और एक तरीके से वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को भी ये व्यक्त करता है। अब दोस्तों मापन की संकल्पना के बारे में बात करें। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था दोस्तों कि मापन में जैसे कि डॉक्टर है वो मरीजों का तापमान को मापता है, कार चालक गति के अनुसार कार चलाता है। ओके, तो दोस्तों ये आपके भौतिक चर कहलाते हैं। ठीक है, भौतिक चर में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि हाइट है या आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, और गति है, ये सभी आपके क्या हैं, भौतिक चर हैं। ठीक, अभी चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई चर क्या होते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो भौतिक चरों के मापन हेतु प्रमाणिक मापन साधन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक चरों के लिए दोस्तों प्रमाणिक मापन पहले से ही सुलभ हैं, हमारे पास पहले से ही उपलब्ध हैं। जैसे कि आप लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है, भार को आप किलोग्राम में मापते हैं। ठीक, इसी तरह से आप टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से पहले से ही इनके लिए प्रमाणिक मापन साधन ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन बिना किसी मानक साधन के अभाव में भी मापन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों दूसरा एग्जांपल बताया था, जैसे कि आपके भौतिक चरों के अलावा दोस्तों जैसे कि आपके मनोवैज्ञानिक चरों या शैक्षिक चरों का मापन भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला था कि साक्षात्कार करवा दीजिए, इंटरव्यू करवा दीजिए, और उसके बाद आप दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि आप क्या करिए, क्रम प्रदान करिए बच्चों को। ठीक है, ऐसे ही आप कोई व्यक्ति है, उसको उसके गुण विशेष जैसे कि उसकी योग्यता, ठीक है, या उसकी बुद्धि, उसके अनुसार आप उनको वर्गीकृत कर दीजिए, छात्रों को समूह में बांट लीजिए, या फिर हम उसकी परीक्षा पुस्तिका में जो छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तर हैं उनके आधार पर छात्रों को अंक प्रदान कर दिए। ठीक है ना, तो ये भी आपके दोस्तों कैसे मापन के अंतर्गत आते हैं, ये आपके शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक चरों के मापन के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले आपके थे भौतिक चर। भौतिक चरों के लिए प्रमाणिक मापन तो हैं, लेकिन आपके जो आपके शैक्षिक चर हैं या मनोवैज्ञानिक चर हैं, इनके मापनों के लिए प्रमाणिक साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या होता है कि इनके जो रिजल्ट होते हैं वो ज़्यादा यथार्थ नहीं होते हैं। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक चरों के मापन की अपेक्षा इनकी यथार्थता अधिक होती है। किनकी? भौतिक चरों की। ठीक है ना, यानी कि अगर हम किसी की लंबाई नापेंगे, ओके,
तो वो ज़्यादा रिजल्ट यथार्थ होगा रादर देन अगर हम किसी का इंटरव्यू में अगर वो प्रथम रैंक लाया है या द्वितीय लाया है या तृतीय लाया है, ठीक है ना। तो भौतिक जो चरों का मापन होता है वो काफ़ी यथार्थ होता है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही प्रमाणिक मापन साधन उपलब्ध है। जबकि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक चरों के मापन जो साधन हैं वो उपलब्ध नहीं है प्रमाणिक, इसलिए जो इनके मापन से रिजल्ट आते हैं वो अधिक यथार्थ नहीं होते हैं। ज़्यादा यथार्थ आपके जो भौतिक चरों के मापन हैं वो ज़्यादातर यथार्थ होते हैं, ठीक है। भौतिक चरों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं उनके मापन से वो निरपेक्ष होते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट होते हैं। जबकि सामाजिक, मनोविज्ञान या शैक्षिक चरों के मापन से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, सापेक्षिक होते हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही इस टॉपिक का मतलब है कि मापन की संकल्पना किस तरीके से की जाती है। हालांकि भौतिक चरों का मापन किया जाता है, लेकिन इसके अलावा आपके जो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक चरों का मापन भी संभव है। कहने का मतलब ये है कि हम इसका मापन भी कर सकते हैं। हालांकि ये सीधी सीधी सी बात है, उतने यथार्थ नहीं होते हैं, ठीक है, या उतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं। यथार्थता का मतलब क्या है कि उतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं जितने आपके भौतिक चरों के मापन होते हैं। ये इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे मानव व्यवहार से संबंधित विज्ञानों में मापन के प्रमाणिक साधनों का अभाव रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें प्रमाणिक साधन नहीं है। क्योंकि आप यकीनन है कि बुद्धि को आप कैसे मापेंगे? क्या आप उसको मीटर में माप सकते हैं? क्या आप उसको किलोग्राम में माप सकते हैं? नहीं है, क्योंकि उसके प्रमाणिक साधन नहीं है। तो इसीलिए कि तो इनके द्वारा जो पाए गए रिजल्ट होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये आपके यथार्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यथार्थ नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बुद्धि लब्धि हम नापते हैं तो वो भी एक तरह से काफ़ी एग्जैक्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि बुद्धि लब्धि के आधार पर ही तो दोस्तों हम प्रतिभाशाली या आपके सामान्य या मंद बुद्धि बालकों का हम कैटेगराइजेशन कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक शैक्षिक मापन का तात्पर्य क्या होगा भाई? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में उसको लिया जाता है, लेकिन परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी मापन होंगे दोस्तों वो शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सिंपल है, आपने बस सिंपली ये मापना है, ये जानना है कि शैक्षिक मापन क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन कहलाते हैं। बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक मापन ना सिर्फ भौतिक चरों के लिए किए जा सकते हैं, इसके अलावा आपके मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक चरों का मापन भी किया जा सकता है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक चरों का मापन हम करते हैं वो उतने यथार्थ नहीं होते हैं जितने भौतिक चरों के मापन होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इसके बाद आता है चर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चर की, तो चर का मतलब होता है दोस्तों वेरिएबल। तो अगर हम मेजरमेंट में चर की बात करेंगे तो दोस्तों बात सिंपल सी हो जाएगी, गुणों को ही दोस्तों चर बोला जाता है, ठीक है ना। तो चर क्या है? वह गुण या विशेषता है जिसका हम मापन करते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। मापन के द्वारा वस्तुओं, व्यक्ति के समूह की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन कहा जाता है, और इन्हीं विशेषताओं अथवा गुणों को चर राशि या चर बोला जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, ठीक है ना, वो आपके इन चरों या इन गुणों के कारण ही आपस में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये आपके चर हैं, यानी कि वेरिएबल हैं, यानी कि इनकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए कोई समूह के सदस्य की भार एक चर है, क्योंकि आपको पता है सबका भार अलग अलग होता है। लंबाई, ये भी आपका क्या एक चर है, ठीक है। इसी गुण का आप क्या करते हैं? मापन करते हैं। बुद्धि, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग होती है। तो ये आपके क्या हैं दोस्तों? चर हैं, ठीक। इन्हीं का आप क्या करते हैं?
मापन करते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है वेरिएबल की। देखिए वेरिएबल की या चर की हम बात करें, इसका भी डिफरेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए हो सकता है किसी समूह के लिए कोई चीज चर हो, किसी समूह के लिए वह चीज चर ना हो। चर का मतलब है चर या अचर। अचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अचर का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चर का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर आपके पास एक ऐसा समूह है जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं, ठीक है, सपोज करो उसमें मेल एंड फीमेल बोथ हैं, ठीक है, तो अगर लिंग भेद की अगर हम बात करेंगे तो वो वहां पर क्या हो जाएगी? चर राशि हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लिंग भेद में एक ऐसे समूह के लिए जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं तो वो आपकी उसके लिए क्या है? एक चर राशि है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम एक ऐसा ग्रुप ले लें जिसमें केवल फीमेल है, जिसमें केवल फीमेल हैं, तो ऐसे में लिंग भेद आपका चर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो खाली फीमेल है, पुरुष तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो लिंग भेद की अगर हम बात करेंगे वो तो हमेशा फीमेल ही आएगा, तो लिंग भेद वहां पर है ही नहीं। ओके, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग समूह के लिए अलग अलग समूह के लिए आपका जो चर है वो एक गुण है। गुण कभी चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है, इसको अपने ध्यान में रखना है। कभी कभार इस एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो चर हैं वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गुणात्मक चर, ठीक है, यानी गुणात्मक चर वे चर होते हैं जो कि गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं या विभिन्न प्रकार की ओर को संकेत करते हैं, जो गुण के विभिन्न प्रकारों की ओर संकेत करते हैं। तो इनके आधार पर ही हम कह सकते हैं समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं? लिंग के आधार पर, ठीक है ना, व्यक्तियों को हम लिंग के आधार पर पुरुष या महिला के वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद जैसे अगर हम छात्रों को उनके संकाय के आधार पर, जैसे कि आप में से कुछ साइंस वाले हैं, कुछ आर्ट वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, इसी के अलावा धर्म, बिल्कुल, जैसे कि कोई आपके नगर के निवासी हैं, उनको हम उनके धर्म के अनुसार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये आपके क्या आते हैं दोस्तों? गुणात्मक चर आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं मात्रात्मक चर। अब मात्रात्मक चर वो चर होते हैं जो गुणों की मात्रा को अभिव्यक्त करते हैं, गुणों में कितनी मात्रा है, ठीक है ना। तो ऐसे जो दोस्तों चर होते हैं, हम समूह के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में हम मान इनके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर परीक्षा प्राप्तांक है, ओके, परीक्षा प्राप्तांक है, ये आपका क्या है? गुणों की मात्रा को व्यक्त करता है, ठीक है, कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में कितने मतलब मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। इसी के अलावा जैसे छात्रों की संख्या, अब भाई कोई समूह है, स्कूल का कोई समूह है, तो उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक। इसके अलावा अगर व्यक्ति का कोई समूह ले लें, उसमें हम देख लें कि उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है, तो मासिक आय कितनी है, मंथली आपकी इनकम कितनी है। तो ये आपकी दोस्तों मात्रात्मक चर के अंतर्गत आती है। इसको अपने ध्यान में रखना है कि मात्रात्मक चर क्या होता है, जिसमें आप गुणों की मात्रा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि आपका परीक्षा प्राप्तांक, परीक्षा में आपके कितने मार्क्स आए, छात्रों की संख्या, ठीक है, अगर आप एक स्कूल का ग्रुप लेते हैं तो उसमें छात्रों की संख्या कितनी है। इसी तरह से कोई आप व्यक्तियों का समूह लेते हैं तो उसमें मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है। तो ये आपके मात्रात्मक चर के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है। यानी सिंपल है कि आपने उनकी मात्रा को व्यक्त करना है। गुणात्मक चर में आपने गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना है, जबकि मात्रात्मक चर में आपने उन गुणों की मात्रा को प्राप्त करना है कि वो गुण में कितनी मात्रा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अगर अंक प्राप्ति किए तो कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसी के अलावा अगर एक व्यक्ति की इनकम है तो कितनी इनकम है,
ओके, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा जो मात्रात्मक चर है इसको भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सतत और एक होते हैं असतत चर। सतत चर का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल दोस्तों वो वेरिएबल होता है कि जो दो मानों के बीच का प्रत्येक मान को धारण कर सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर 61 और 62 है, तो 61 और 62 के बीच के प्रत्येक मान को अगर कोई चर धारण कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे सतत चर। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें किसी के भार की, देखिए किसी का भार 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है और 61.5 भी हो सकता है, 61.6 भी हो सकता है। समझ रहे ना? किसी का भार 1.35 भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि 60 और 62 के बीच के वो सभी मानों को ग्रहण कर सकता है। इसी तरह से किसी की लंबाई है वो भी सतत चर के अंतर्गत आती है। किसी की लंबाई 5 फीट भी हो सकती है, किसी की 6 फीट भी, किसी की 5 फीट और 6 फीट के मिडिल में भी हो सकती है। 5 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच सारी वैल्यू को ये ले सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सतत चर बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर नापें तो वो भी सतत चर के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा ना? इसके बाद आता है असतत चर यानी कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। डिसकंटिन्यूअस को हम खंडित चर भी दोस्तों इसको बोला जाता है। सतत चर इसको ध्यान में रखना, और असतत चर कभी कभार इसको डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोला जाता है, वैसे ज़्यादातर इसको डिस्क्रीट ही बोलते हैं। तो खंडित चर का मतलब यही है दोस्तों कि यह दो मानों के बीच के प्रत्येक मान को धारण नहीं कर सकता। जैसे 60 है और उसके बाद 61 है तो उसके बीच के मान को धारण नहीं कर सकता। जैसे कि अगर परिवार के बच्चों की संख्या, तो एक परिवार में या तो 2 बच्चे होंगे या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे, 2.5 नहीं हो सकते, 3.5 नहीं हो सकते, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर विद्यालय में कमरों की संख्या है या तो 2 होगी या तो 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 5 और 6 के बीच में नहीं हो सकती। इसको अब आप आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि असतत चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो ये थे दोस्तों चर के प्रकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें मापन के स्तर की, देखिए मापन के स्तर को स्टीवेंस ने यथार्थता के आधार पर 4 क्रमों में बांटा है। दोस्तों अगर हम बात करें पहले स्तर की तो उसको बोला जाता है नाम मात्र का स्तर, यानी कि ये दोस्तों सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार के मापन में किसी गुण या विशेषता के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि अगर हमने जो पहले पढ़ा था कि लिंग के आधार पर वर्गीकरण, ओके, या निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ओके। जैसे लिंग के अनुसार हम बच्चे को लड़के और लड़कियों में विभाजित कर दें, ओके। इसी तरह से कि निवास के आधार पर लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांट दें। तो ये नाम मात्र का स्तर है। तो नाम मात्र का स्तर दोस्तों किस में आता है? गुणात्मक मापन के अंतर्गत ये दोस्तों आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका अधिक यथार्थ नहीं होगा, ये बहुत कम परिमार्जित स्तर का मापन होगा, ओके। इसके बाद आएगा क्रमित स्तर। देखिए क्रमित स्तर क्या होगा? ये थोड़ा सा नाम मात्र स्तर से अधिक परिमार्जित स्तर का होगा। इसमें हम व्यक्ति और वस्तुओं को उनकी गुण की मात्रा के आधार पे वर्गीकृत करेंगे। ठीक है ना? इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या अंक प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पे श्रेष्ठ, औसत व कमजोर वर्गों में बांट दें, तो वो आपका क्या कहलाता है? एक तरीके से क्रमित स्तर कहलाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर क्या होता है दोस्तों? इन दोनों से अच्छा होता है, यानी इसका परिमार्जित स्तर अच्छा होता है। तो एक्चुअली दोस्तों ये हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके जो मापन में व्यक्तियों और वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इसके द्वारा दोस्तों व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अगर आप छात्र हैं, उनकी गणित योग्यता के आधार पर उनको अंक प्रदान कर दें, ये आंतरिक मापन का एकदम स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन दोस्तों ये अभी भी मात्रात्मक मापन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें परम शून्य नहीं होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें परम शून्य की संकल्पना या वास्तविक शून्य जैसा गुण नहीं होता है। ठीक है ना?
क्यों? क्योंकि जो इसके परिणाम होते हैं दोस्तों वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। मैंने आपको जैसे ही बताया था, एक सापेक्षिक होता है, एक होता है निरपेक्षिक। तो एक जो निरपेक्ष नहीं होंगे, इसके सापेक्षिक होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति गणित में 0 अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गणित में कुछ भी नहीं जानता। ओके, कहने का मतलब ये है कि बस जो वो व्यक्ति है या वो छात्र है गणित के परीक्षण में उन प्रश्नों को हल करने में पूर्णतः असफल रहा है, लेकिन वह अन्य प्रश्नों को शायद हल कर ले। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आंतरिक स्तर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जो मात्रात्मक मापन है ना उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल मात्रात्मक मापन के बराबर है। आप क्रम वाइज इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा दोस्तों अनुपातिक स्तर। देखिए अनुपातिक स्तर ये सबसे परिमार्जित स्तर है। यहाँ पर आपका क्या होगा, हम कह सकते हैं भौतिक चरों का मापन। हमने ये पढ़ा था ना भौतिक चरों का मापन, तो यहाँ पर भौतिक चरों का मापन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर परम शून्य भी होगा, वास्तविक शून्य भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो इनके रिजल्ट होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे? निरपेक्ष होंगे, यानी कि एब्सोल्यूट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 0 आता है तो इसका मतलब गुण पूरी तरीके से नहीं है। जैसे कि लंबाई 0 हो सकती है, भार 0 हो सकता है, दूरी 0 हो सकती है, डिस्टेंस आपकी 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपातिक स्तर में हम जनरली किसको मापते हैं? आपने ध्यान में रखना है भौतिक चरों को, ठीक है। भौतिक चरों का मापन इसमें होता है। जबकि आंतरिक स्तर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आंतरिक स्तर में एक तरीके से जो हमने डिस्कस किए थे आपके मनोवैज्ञानिक चर, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक चर या शैक्षिक चरों का मापन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम भौतिक चरों की बात करें तो भौतिक चरों में आप क्या कर सकते हैं? अनुपातिक स्तर। इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसमें हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम भौतिक चरों की बात करें तो जैसे सपोज करो 40 किलोग्राम की जो दो वस्तुएं हैं वो 80 किलोग्राम वस्तु के बराबर होती है। ये इसका एक तरीके से एब्सोल्यूट रिजल्ट है, ये भौतिक चर है, इसको आप अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आंतरिक स्तर की बात करें, इसको आप अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सपोज करो इससे हम IQ निकालते हैं। माना दो व्यक्तियों का IQ 70 है और एक व्यक्ति का IQ 140 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो व्यक्तियों का IQ मिलाकर उनका इस व्यक्ति के IQ के बराबर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। इसीलिए 270 IQ वाले बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी कि दोनों के दोनों मंद बुद्धि मिलके प्रतिभाशाली के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन आपके दो 4-4 मीटर के अगर आपकी लेंथ हैं वो 8 मीटर की लेंथ के बराबर हो सकती है अगर आप उनको मिलाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अनुपातिक स्तर। तो देखिए नाम मात्र स्तर, नाम मात्र स्तर का मतलब ये है कि हम सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं गुणों के आधार पे। गुणात्मक मापन से हम किस तरीके से मात्रात्मक मापन की ओर को बढ़ जाते हैं ये आपने ध्यान में रखना है। और पहले आपका सिर्फ हम कह सकते हैं शैक्षिक चरों का मापन होता है और धीरे 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 आप एक तरीके से भौतिक चरों के मापन की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरीके से स्तर ये स्टीवेंस द्वारा बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं मापन के दोस्तों आवश्यक तत्व। इनको भी आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला आता है गुणों को पहचानना तथा व्याख्या करना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मापन से पूर्व सर्वप्रथम उसके गुणों को पहचानकर उनकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि मापन के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन न करके उसके केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। जैसे मेज या कमरे की लंबाई हो गई, शारीरिक तापक्रम हो गया, बालक की बुद्धि एवं क्रिएटिविटी, ठीक है, इस तरह से, या रुचि। तो एक तरीके से पहले तो आपको गुणों को पहचानना है और फिर उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। ओके, तो मापन के जब दूसरा चरण आता है तो हमें उन संक्रिया विन्यास को निश्चित करना होता है जिनके माध्यम से मापनकर्ता उन गुणों को अभिव्यक्त कर सके। जैसे कि भाई लंबाई के मापन हेतु आपको क्या होता है, मीटर और टेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन
कुछ लंबाई और दूरी का मापन इतना सरल नहीं होता है, जैसे कि आपको पृथ्वी से सूरज की दूरी निकालनी है या फिर भारत से अमेरिका की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि भाई संक्रिया विन्यास को भी निश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिनके माध्यम से आप मापन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद तो पहले आपने गुणों को पहचानना है और फिर उसके बाद गुणों को आप कैसे मेज़र करेंगे उनको भी आपने ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद गुणों के अंशों या योग की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। भाई मापन के तीसरे चरण में आप क्या होगा, संक्रियाओं के निष्कर्षों को आप मात्रात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलते हैं ना उनको आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है मात्रात्मक रूप में। ओके, तो ये आपके 3 इसके आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मापन के प्रकार। देखिए मापन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानसिक मापन और दूसरे होते हैं भौतिक मापन। मानसिक मापन की बात करें दोस्तों तो इनको बोलते हैं मेंटल मेजरमेंट। देखिए मानसिक मापन का प्रारंभ कब हुआ था, बुद्धि के मापन से। किसने स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि परीक्षण के लिए जब उन्होंने परीक्षण बनाया था तो वहाँ से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ। देखिए हमेशा से मैंने पहले ही बोला है, जब मानसिक मापन की बात करेंगे या आप मनोवैज्ञानिक मापन की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति सापेक्षिक होगी। ठीक है ना, यानी आप इसकी जो प्रकृति होगी वो रिलेटिव होगी, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होगी। इसके अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि अगर हम कह दें कि भाई कोई बंदा है, उसने बुद्धि परीक्षण में 50 अंक प्राप्त किए, तो इससे कोई भी वास्तविक सूचना हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि 50 अंक का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, बात जब तक आप उसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप उसका हम कह नहीं सकते कि भाई उसने 50 अंक प्राप्त किए, तो कहाँ प्राप्त किए, किसके सापेक्ष प्राप्त किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, मानसिक मापन में कोई भी निश्चितता नहीं होती है। देखिए ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मानसिक मापन हमेशा परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर जैसे आपने किसी की बुद्धि मापनी है, अभिक्षमता मापनी है, उपलब्धि, रुचि, योग्यता आदि का मापन मानसिक मापन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है भौतिक मापन। अब भौतिक मापन क्या है, भौतिक मापन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट है, तो भौतिक मापन जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में जो भी आपके प्रयोग किए गए या प्रयासों किए गए उनसे हुआ है। देखिए ना, तो इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है, निरपेक्ष होती है, यानी कि एब्सोल्यूट होती है। इनका स्वयं में अस्तित्व होता है। अगर हम कहते हैं एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व है। आप उसको किसी के सापेक्ष नहीं मापेंगे कि इसके सापेक्ष है। ठीक है ना, इसी तरह से जो भौतिक मापन है वो हमेशा निश्चित होता है, इसमें परम शून्य होता है। ये चीजें हम ऊपर भी हमने आसानी से डिस्कस कर ली है। ठीक है ना, इनकी जो व्याख्या होती है वो मानसिक मापनों की अपेक्षा हमेशा से सरल होती हैं। ये संपूर्ण होते हैं तथा वस्तुनिष्ठ होते हैं, और इसके अलावा ये हमेशा स्थिर होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ इनके बीच में अंतर दिया है, बहुत आप इजीली बता देंगे। ठीक है ना, तो मानसिक मापन में दोस्तों क्या होता है, इसमें आपकी मानसिक क्रियाओं और शील गुणों का मापन होता है, जबकि भौतिक मापन में भौतिक गुणों का मापन होता है, जैसे कि लंबाई और आपकी चौड़ाई, ठीक है, भार और तापमान। ठीक है, जबकि मानसिक और क्रियाओं में आपके बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता, ठीक, इसका होता है। इसके बाद इसकी प्राकृतिक सापेक्षिक प्रकार की होती है, रिलेटिव, जबकि ये क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, जैसे कि मैंने स्वयं बोला, और इसमें अंक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने डिस्टेंस तय की तो कितने किलोमीटर की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब किसी ने परीक्षा में अंक प्राप्त किए तो किसके सापेक्ष प्राप्त किए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। भाई 50 अंक प्राप्त किए, अब कितने में से लाया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। भाई 100 में से लाया, 200 में से लाया, 1000 में से लाया, या 50 में से ही ला रखा है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद आता है मानसिक मापन में कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता है। परम शून्य की तो इसमें संकल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे अगर कोई मैथ्स में 0 ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बिल्कुल उसको मैथ्स नहीं आती, निल है, 0 है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस परीक्षा में जितने प्रश्न थे उनको वो करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसमें 0 बिंदु होता है, बिल्कुल होता है। किसी की लंबाई 0 मीटर हो सकती है, भारहीन हो सकता है कोई। ठीक है, इसके बाद ये परिवर्तनीय होते हैं, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, रिजिड होते हैं। इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है, इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। आत्मनिष्ठता का मतलब है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अब कोई टीचर है, वो
कॉपी चेक करता है, माना ज़्यादातर हम कहते हैं कोई गणित की कॉपी चेक कर रहा है, तो वहाँ पर आत्मनिष्ठता हो जाएगी, वो उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे को कितना मार्क्स देने हैं। वस्तुनिष्ठता में होगा कि भाई आपके सामने एक स्केल है, आपको उसको मेजरमेंट करना है, आप किसी की हाइट को 6 का 6.5 नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आत्मनिष्ठता में ये हो सकता है कि अगर आप किसी की इतिहास की कॉपी चेक कर रहे हो तो किसी की राइटिंग आपको इतनी अच्छी लग जाए कि आप उसको 10 में से 9 दे दें, और आपको किसी की राइटिंग इतनी खराब लगे आप उसको 10 में से 5 दे दो। तो ये है आत्मनिष्ठता और ये है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ में जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय, वो भी आपके क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम 1 मार्क्स दे सकते हो। लेकिन अगर निबंधात्मक प्रश्न की बात करेंगे तो वो आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। तो ये आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है मापन के कार्य। अब मापन के कार्य क्या क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। मापन के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका होता है वर्गीकरण। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में एक समान नहीं होते हैं। वे शारीरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। तो अब आप उनको वर्गीकरण कर सकते हैं उनकी मानसिक योग्यता से, उनकी क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, सभी शील गुणों से आप उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण के लिए आप क्या करेंगे, मापन करेंगे। इसी तरह से आप वस्तुओं का भी वर्गीकरण बहुत इजीली कर सकते हैं। पूर्व कथन, प्रिडिक्शन के लिए पूर्व कथन का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं के आधार पर हम उसके भविष्य के बारे में घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान में भाई पूर्व कथन करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। अब बुद्धि परीक्षणों के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो पूर्व कथन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुलना में मापन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि उनके परिणामों के आधार पे 2 व्यक्तियों की तुलना की जा सके अथवा 2 अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है परामर्श और निर्देशन, गाइडिंग एंड काउंसलिंग। ऑफ कोर्स मनोवैज्ञानिक हो या फिर आपके टीचर्स हों, वो आपकी क्या करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्रों में आपके परामर्श और निर्देशन का कार्य करते हैं। क्योंकि जब आप मापन करते हैं तो मापन के आधार पर ही शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के बारे में जान पाता है, उनकी कमियों के बारे में जान पाता है और उनको मार्गदर्शन देता है, और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकता है। निदान, डायग्नोसिस, बिल्कुल ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पता है कि भाई शैक्षिक अगर हम बात करें तो अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अगर जब आप मापन करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा ना। किसी के मार्क्स अगर कम आ रहे तो आप उसको डायग्नोसिस करने के क्रिया करेंगे या आप उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर की बात करें, जैसे चिकित्सा है, तो उसमें क्या होता है, चिकित्सक भी क्या करता है, निदान करने का प्रयास करता है। जैसे कि भैया वो थर्मामीटर, एक्सरे आदि की सहायता से निदान करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो वहाँ पर अब बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि लब्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, वहाँ से भी हम निदान कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो कोई भी आपका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है वो मापन का प्रयोग किए बिना अधूरा है, ठीक है ना। आप रिसर्च में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको मापन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी आपके शोध कार्य हैं वहाँ पर मापन उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में दोस्तों किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे आपके भौतिक मनोविज्ञान की बात करें तो वहाँ पर भी आपको शोध के लिए मापन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से आपको मनोविज्ञान में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसके बिना तो दोस्तों शोध कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये था मापन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।